Hello everyone. In this video, we are going to do the solution of sample question paper Mathematics Basic. Mathematics Standard का हम क्वेश्चन पेपर पहले ही सोल्व कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन वाइज मैंने आपको सोल्यूशन दिया था. आज की वीडियो हम देखेंगे मैथमेटिक्स बेसिक का सोल्यूशन. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, इसके पैटर्न से अगर हम स्टार्ट करें तो पैटर्न आपका सेम रहेगा जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है. सेम जो इंटरनल चॉइस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. वहाँ पर जितनी चॉइस मिल रही थी उतनी ही चॉइस आपकी यहाँ पर है. ठीक है, और दो सेक्शन है 1 और 2. 16 क्वेश्चंस आपके हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और उसमें आपको 5 इंटरनल चॉइस मिलेंगी. और उसके बाद जो सेक्शन 2 रहेगा मीन्स पार्ट ए का सेक्शन 2 वो रहेंगे 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मीन्स जो सीसीटी आइटम्स रहेंगे आपके पीसा बेस्ड. ठीक है. देन पार्ट बी में आपके आते हैं 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर, 27 to 33 short answer type of 3 marks. Then question number 34 to 36 are long answer type questions of 5 marks. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स कि इस साल यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं. पिछले साल तक हाईएस्ट 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते थे, अब की बार 5 मार्क्स का आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे. ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था स्टूडेंट्स. इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे. देखिए पार्ट 1 सेक्शन 1 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा. एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. प्राइम्स मतलब कि प्राइम नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट्स है, उस फॉर्म में हमें 156 को एक्सप्रेस करना है. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है ये चीज़. हम प्राइम फैक्टराइजेशन 6th क्लास से करते आ रहे हैं कि हम कोई भी नंबर के फैक्टर्स कैसे बना सकते हो. सो 156 को आप इजीली ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा आपका 2 7s are 14 एंड 2 8s are 16. देन अगेन 2 से डिविजिबल होगा ये, देन 39 एंड 3 से होगा स्टूडेंट्स तो आएगा आपका 13. तो 13 एक प्राइम नंबर होगा. तो स्टूडेंट्स अब ये जो जितने नंबर रहेंगे इनके प्रोडक्ट में हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे 156 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. ठीक है, ऐसे आप इसका आंसर लिख देंगे स्टूडेंट्स. सो यही इसका होगा आंसर 2 रेज़ पावर 2 इंटू 13 इंटू 3 या इंटू 3 इंटू 13. ये हो जाएगा इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना. जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले भी बताया था कि जो आपका मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड रहेगा इन पेपर्स में डिफरेंस क्या रहेगा. देखिए स्टैंडर्ड का जो पेपर था वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट यूज वही हुआ है, बट वहाँ से थोड़ा हॉर्स क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, मतलब डीप नॉलेज होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की. और यहाँ पर आपके जो टॉपिक्स हैं वहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर जैसे आपसे पूछा गया कि प्राइम इसके फैक्टराइजेशन करके हमें लिखना था, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे करना है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8. सो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो x² माइनस सम ऑफ जीरोज देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. स्टूडेंट्स ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म. सॉरी, यहाँ पर जो रहेगा स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज और इनटू यहाँ पर आपका रहेगा x, क्योंकि x का कोफिशिएंट रहेगा ये सम ऑफ जीरोज देन प्लस कांस्टेंट टर्म. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर पहले हम सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे इनका. ओके, ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स सम ऑफ हुज जीरोज इज 2. मतलब स्टूडेंट्स अगर अल्फा बीटा इसके हम मानते हैं 0 तो अल्फा प्लस बीटा 2 गिवन है और अल्फा बीटा गिवन है -8. सो इस केस के लिए अगर हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम बनाते हैं तो क्या बनेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब 2 इंटू एक्स. देन यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस आता है आपको और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड -8 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x² माइनस 2x माइनस 8. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टूडेंट्स. ठीक है, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन. ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए. गिवन दैट HCF 96 मींस HCF ऑफ 96 एंड 404 इज 4, देन फाइंड द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी था. सो जो वहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा. क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, वो कि LCM इंटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स. ये तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ पर LCM क्या गिवन है, LCM हमें फाइंड आउट करना, LCM फाइंड आउट करना, और HCF गिवन है, HCF इज 4. सो पुट ऑल द वैल्यूज. सो LCM इंटू 4 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स 96 इंटू 404. ठीक है, और यहाँ से अगर हम LCM फाइंड आउट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, सो ये जो 4 है ये आएगा राइट हैंड साइड में एंड इट विल डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. सो 4 1s are 4 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 24. और स्टूडेंट्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका आंसर आएगा 9696. ठीक है, ये होगा आपका थर्ड का आंसर. अब आपका जो स्टूडेंट्स और वाला क्वेश्चन है देख लेते हैं. स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक.
स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूक्लिड्स लेमा, बट जो यूक्लिड्स लेमा है स्टूडेंट्स वो आपके चैप्टर से डिलीट कर दिया गया है। अब हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है इसके आने के ज़्यादा चांस है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अकर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 156 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है, मतलब वी एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो वही स्टूडेंट्स उसी चीज़ को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये चीज़ हम 6th क्लास से करते आ रहे हैं, बट वहाँ से हमने ये नहीं पता था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसी चीज़ को बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक नंबर को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के उसमें लिखते हैं फॉर्म में, देन दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। बट जो फैक्टर्स का ऑर्डर है दैट में चेंज। तो ये स्टूडेंट्स इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट्स फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या होता है। तो आपका देखिए सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। एक तो आपका होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद में कोइंसिडेंट लाइंस मतलब स्टूडेंट्स कि इनका रेशियो सभी का इक्वल होगा, तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। और एक आपके होते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस का मतलब है कि डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो उसका स्टूडेंट्स आपके जीरो सॉल्यूशन। अब इनमें से कौन से कंसिस्टेंट होंगे, कौन से नॉन कंसिस्टेंट होंगे, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स जिसका सॉल्यूशन एक है या बहुत ज्यादा है वो होंगे आपके कंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट आपका एक तो होगा इंटरसेक्टिंग, और आपका जो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा उसको रहेगा कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। बट स्टूडेंट्स जिसका सॉल्यूशन है ही नहीं, मतलब पैरेलल लाइंस का पेयर है, उसको हम कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इन लगा हुआ है, इन मतलब कि वो चीज नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन कौन से केस में होता है, पैरेलल लाइंस के केस में। अब यहाँ पर हमें देखना है स्टूडेंट्स कि इनका जो रेशियो रहेगा, मतलब रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ये इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का पेयर होगा या फिर पैरेलल लाइंस का होगा या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइंस का होगा। देखते हैं एक बार। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होगा A1 देन B1 देन C1, यहाँ पर आपका A2 B2 एंड C2, ठीक है। इस केस में आपका स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो C1 हम 0 कंसीडर करेंगे। अब देखिए A1/A2 मतलब 1/3 कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमें देखना यहाँ पर B2 होगा, ठीक है। तो B1 आपका -2 है और B2 कितना है +4, और C1 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, C1 आपका यहाँ 0 होगा, C2 -20 है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू 2/4 एंड नॉट इक्वल्स टू 0/-20। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स के ये जो पेयर है, दिस पेयर इज अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ओके। सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है इफ A एंड B आर को प्राइम नंबर देन फाइंड द HCF ऑफ AB। स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर A और B को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपका एक क्वेश्चन में भी यूज होता है जो हम करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, दैट प्रूव दैट √2 और √3 आर इरेशनल्स। तो वहाँ पर हमें स्टार्टिंग में 2 नंबर मानने होते हैं, मतलब रैशनल नंबर में जो हम यूज करते हैं A/B वो को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट दोज 2 नंबर्स आर नॉट हैविंग एनी कॉमन फैक्टर। और अगर कोई 2 नंबर्स के कॉमन फैक्टर नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसका HCF क्या होगा, मतलब ऐसा नंबर क्या होगा कि जिससे वो डिवाइड होंगे दोनों नंबर, वो एक अकेला नंबर होगा, वो होगा 1। सो द HCF ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। देन कम टू अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिक रहेंगे आपके कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। अब अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, देखिए πr² का मतलब है कि वहां पर आपका पूरी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब 360 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, मतलब डायरेक्ट πr² लेते हैं। बट अगर आपको पूरा सर्कल का ना लेके एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या बनेगा,
यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज इनटू ऊपर मतलब स्टूडेंट्स हमें देखना कि कितने डिग्री का आपका सेक्टर, तो 60 डिग्री का यहाँ पर गिवन है, 60 डिग्री का सेक्टर है, सो 60 आउट ऑफ 360 डिग्री, ये होगा उसका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो वैल्यूज रिक्वायर्ड है सारी यहाँ पर गिवन है। टेक पाई, पाई कितना लेना है 22/7, 22/7 एंड रेडियस इज ऑल्सो गिवन, रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देखो ऊपर गिवन है क्वेश्चन में, इंटू 60/360, यहाँ से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं एज इट इज़, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका 6 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें जो और में क्वेश्चन है वो देख लेते क्या है। ए हॉर्स टाइड टू ए पोल विद 28 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। क्या कहा हुआ स्टूडेंट्स कि एक हॉर्स है और उसकी जो मतलब जिस रस्सी से बंधा हुआ है उसकी लेंथ कितनी है 28 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है कि जहां पर वो ग्रेज कर सकता है, मतलब इस रस्सी को लेकर कहाँ कितनी दूर तक वो घूम सकता है, जितनी दूर में वो ग्रेज कर सकता है मतलब घास खा सकता है, वो सर्कल बनेगा, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मीन्स वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, और पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स 2πr। अब 2πr में हमारे पास रेडियस गिवन है और पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7, यहाँ पे कहा हुआ है कि टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, सो r इज 28, इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास कितना आएगा 2 × 2 44 × 4, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, देखिए 40 × 4 160, 160 + 4 × 4 16, तो सो 160 + 16 कितना होगा 176 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स पेरीमीटर को आप स्क्वायर यूनिट्स में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका 176 इसका 6 के और वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस्ड हैं ये, और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये अगर आप सोल्व कर लेंगे अच्छे से तो इसमें स्टूडेंट्स सारी बुक का रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी। स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। एंगल ए डी इज इक्वल्स टू 70, एंगल ए डी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 70 एंड बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए सी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। देन एंगल बी सी ए, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए डी ई और बी सी पैरेलल गिवन है, डी ई और बी सी ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। ठीक है, तो पैरेलल है तो मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ए ई डी जो एंगल है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, तो बी सी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम ए ई डी फाइंड आउट कर लेंगे देन वी कैन से दैट बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस एंगल। And how can we find out AED angle students? We can apply angle sum property in triangle AED because two angles in this triangle are given, so we can easily find out the third means remaining angle. So 180 में से दोनों एंगल माइनस कर देंगे, 70 और 50 कितना होगा स्टूडेंट्स 170 माइनस 120 मतलब आपका ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो जो एंगल AED है, AED आया आपका 60, सो जो BCA एंगल है वो भी आपका कितना होगा 60 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब और वाला पार्ट देखते हैं 7th का। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल्स टू, तो AD हमारे पास 2 है, BD है 3 एंड AE इज इक्वल्स टू 3.5 एंड AC मीन्स कंप्लीट साइड आपका गिवन है 7। ठीक है, देन इज BD पैरेलल टू BC, मतलब स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन के पैरेलल हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, मतलब DE और BC। तो पैरेलल कब होते हैं स्टूडेंट्स ये लाइन्स? पैरेलल जब होंगी जब अगर ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर रेशियो इक्वल होता तो हम कह सकते थे कि ये पैरेलल होती दोनों लाइंस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इनका रेशियो क्या होगा। AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ पर AD है 2 और AB स्टूडेंट्स मतलब 2 + 3 कंप्लीट होगा तो 5 इक्वल्स टू AE है 3.5 और AC है 7। इसको सोल्व करके देखेंगे, देखिए 1/2 यहाँ पर है 2/5, मतलब स्टूडेंट्स के इनका रेशियो इक्वल नहीं है। और अगर रेशियो इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स देन वी कैन से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम मींस BPT, DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ये 7th क्वेश्चन का और वाला क्वेश्चन। ठीक है,
आपको यहाँ पर देखना क्या था कि इनका रेशियो इक्वल है या नहीं, ए डी बाई ए बी, या फिर आप ए डी बाई डी बी भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हैं जैसे ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ये अगर इक्वल होता तो भी हमारा कह सकते थे कि डी और बी सी पैरेलल होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280 रुपीज। फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए कि एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर फील्ड, ठीक है, और इसके चारों साइड में मीन्स फेंसिंग कॉस्ट कितनी है एट द रुपीज 24 रुपीज पर मीटर, 5280 रुपीज, ठीक है। मतलब पर मीटर की कॉस्ट स्टूडेंट्स 24 मीटर की है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये जो इसकी पेरीमीटर है ये कितने मीटर की पेरीमीटर होगी, ये हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 5280 डिवाइडेड बाय 24। तो आप इसको पहले 6 से डिवाइड कर लीजिए, 6 4 ज़ा 24 एंड सो 6 8 ज़ा 48 एंड अगेन यहाँ पर रिमाइंडर आपका 4 रहेगा, तो अगेन 6 8 ज़ा 48 तो 880 और 4 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो आपका स्टूडेंट्स 220 मीटर आएगा। मीन्स पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कुलर फील्ड इज 220 एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द रेडियस। तो स्टूडेंट्स अगर रेडियस मीन्स पेरीमीटर आपका 220 है मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, शिफ्ट 2 पाई टू राइट हैंड साइड, सॉरी आर इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी पाई की, क्या होगा स्टूडेंट्स 110 डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 इंटू 7, सो 22 5 आर 110, ठीक है। अब 5 इंटू 7 कितना होगा 35 मीटर, क्योंकि मीटर में आपका यहाँ पर गिवन था स्टूडेंट्स ये 24 पर मीटर, तो आपका ये इसकी जो रेडियस रहेगी कितनी होगी स्टूडेंट्स 35 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground where it makes an angle of 30 degree. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree from where it is broken. Students ये आपका है क्वेश्चन 9 पॉइंट जो आपका 1 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके स्टार्टिंग का 3rd या 4th क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक क्वेश्चन आप क्या आएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये आपका बेसिक क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, और स्टैंडर्ड का अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर लास्ट में 5 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन थे, वो हॉट्स क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। ओके देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि एक पेड़ है एंड इट ब्रेक्स फ्रॉम सम पॉइंट ड्यू टू स्टॉर्म, और वो जो पॉइंट है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर टच करने लगता है ग्राउंड पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पर ये पॉइंट टच करने लगता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना देख लीजिए एक बार, ए बी सी, ये पॉइंट आपका ए बी सी डी मान लीजिए, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये एंगल है 30 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, मीन्स इस पॉइंट से और ये जो डिस्टेंस है बी डी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और हमारे पास गिवन है क्या स्टूडेंट्स, बी सी गिवन है, मीन्स डिस्टेंस ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब टूट के जिस पॉइंट पे टच करता है स्टूडेंट सी पॉइंट पे, यहाँ से और जो ट्री का फुट है मतलब वहाँ के बेस है, वो डिस्टेंस हमारे पास 8 मीटर गिवन है और हमें डी बी फाइंड आउट करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है जिसमें ये दोनों साइड यूज हो, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो ये कौन सा ऐसा रेशियो होगा स्टूडेंट्स 10-30। देखिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसमें जो आपका पहला रेशियो था ये पी बाई एच, ये था आपका साइन के लिए यूज होता था, और बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस था कोस के लिए, और परपेंडिकुलर बाई बेस था ये था टेन थीटा के लिए अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज करना है। सो 10-30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आपका डी बी डिवाइडेड बाई बेस, बेस मीन्स 8 मीटर, और स्टूडेंट्स 10-30 की वैल्यू हमें पता है कि 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड बाई 8। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल्स टू 8/√3 मीटर। ये डिस्टेंस आएगी जहाँ से ये पेड़ टूटा था स्टॉर्म की वजह से। तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा 8/√3 मीटर। देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था बुक में, उसमें कहा हुआ था कि कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द कंप्लीट हाइट ऑफ द ट्री। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर हम डीसी फाइंड आउट करते हैं इसके साथ, ठीक है, बीडी फाइंड आउट करने के बाद में डीसी मतलब ये इसका हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल,
और फिर हम BD को और DC को ऐड कर देते हैं, मतलब जो DC स्टूडेंट्स डिस्टेंस है ये AD के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो AD पार्ट है वही तो नीचे आके गिरा है ये पेड़, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो बना राइट एंगल ट्रायंगल का ये AD के इक्वल होगा। तो उन दोनों पार्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हम उसकी टोटल हाइट जो हाइट है ट्री की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो वो आपका 3 या 4 नंबर में आ सकता है। ठीक है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बना होना चाहिए। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब ये कहा हुआ है। देखिए ठीक है, सेम सर्कल है तो हम रेडियस इक्वल लेंगे आर आर। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर लीजिए। यहाँ पर आर है, यहाँ पे डबल आर है तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आर किसके इक्वल आएगा, आर आपका बचेगा 2 यूनिट्स, मतलब 2 सेंटीमीटर हो या फिर आपका मीटर में हो। तो आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी 2 यूनिट्स। तो ये होगा आपका 10th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। 11 देखिए, राइट द एम्पेरिकल रिलेशनशिप अमंग मीन मीडियन एंड मोड। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। स्टेटिस्टिक्स जो आपका चैप्टर है उससे है ये। क्या कहा हुआ है कि मीन मीडियन मोड तीनों का जो रिलेशनशिप क्या होता है, एम्पेरिकल रिलेशन, मतलब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला बनता है। स्टूडेंट्स इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं मीन मीडियन मोड, ये अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, मीन MEAN देन MED देन MO, तो इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। और आपको ध्यान देना है कि 2 3 1 ये इसको कोड देना है। ठीक है, 2 3 1। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो 2 और 1 है, 2 और 1 से कितना बनता है 3, और 3 आपका अकेला मीडियन है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिए 3 इंटू मीडियन इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीन, 2 जिसके सामने लिखा वो प्लस 1 इंटू मोड, 1 इंटू मोड। तो ये स्टूडेंट्स आपका बनेगा फॉर्मूला इन तीनों का, एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। सो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। ये है स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया याद करने का। ठीक है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे मीन मीडियन मोड को, और आपको 2 3 1 मतलब 231 ये आपको याद रखना है, 231, और फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए आप ये मत करना कि यहाँ पर 2 मीन इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 2, ऐसा नहीं होगा। 3 मीडियन है तो यहाँ पर 2 मीन प्लस 1 मोड, मतलब 2 + 1 3, और यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अब देखिए आपका जो 12th क्वेश्चन है वो क्या है। 12th क्वेश्चन है टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट BC इंटरनली इन द रेशियो 3:5 वी ड्रॉ ए रे BX such that angle CBX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distances on ray BX? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है ये। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमें कहा हुआ है कि एक जो आपका लाइन सेगमेंट है BC, एक लाइन सेगमेंट है, ये मानिए आपका BC लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और आपको इसको 3:5 रेशियो में डिवाइड करना है इंटरनली, मतलब यहाँ पर आपको इसको 3:5 रेशियो में डिवाइड करना है। तो इसका क्या मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका पहले हम यहाँ पर इसके नीचे वाली साइड एक एक्यूट एंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्यूट एंगल CBX हमने यहाँ पर एक एंगल बना लेना है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर रेशियो हमें डिवाइड करना है 3:5, मतलब इन दोनों को ऐड करना हमें कितना होगा 8 पार्ट्स। ठीक है, तो 8 पार्ट्स हमें इक्वल पार्ट्स यहाँ पर इस पे काउंट करके लेना है। ठीक है, कंपास से यूज करके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 पार्ट्स हमें यहाँ पे बनाने होंगे। उसके बाद क्या करते थे कि जो इसका 8 पार्ट है इसको हम C से यहाँ पे ज्वाइन करते थे। ये आपका मान लीजिए B1 B2 B3 एंड B8 हम मानते थे इसको। ठीक है, B8 मतलब CB8। ठीक है, और उसके बाद में अगर 3:5 में हमें डिवाइड करना है तो जो थर्ड इसमें B3 पार्ट रहेगा यहाँ पर हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो पैरेलल टू B8C। ठीक है, वो पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के अगर है तो ये जो BC लाइन सेगमेंट होगा ये स्टूडेंट्स 3:5 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि जो BX रे रहेगी, BX को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल डिस्टेंस में। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि 3 + 5 मतलब जिस रेशियो में डिवाइड करना है उन दोनों को हमें ऐड करके जितना आएगा उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब 8 पार्ट्स में। तो इसका आंसर कितना होगा कि हमने उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने आपको बता भी दिया स्टूडेंट्स कि हाउ कैन वी डिवाइड ए लाइन इनटू सम रेशियो। ओके, और उसके जो पार्ट्स रहेंगे 8 पार्ट्स कैसे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
13th। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपको, और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये पेपर बनाने का, पेपर सोल्व करवाने का एक ही मेन मोटिव है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक साथ आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी साथ साथ बताने की। आप देखते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस 4x + py + 8 = 0 and 2x + 2y + 2 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन कब रखते हैं कोई भी दो लाइंस, मतलब एक पेयर ऑफ इक्वेशंस, जब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि उनके जो रेशियो है, कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, वो इक्वल ना हो, मतलब रेशियो इक्वल ना हो। तो यहाँ पर a1 ये है, b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो इक्वल नहीं होना चाहिए मतलब क्या है, देखते एक बार इनका रेशियो क्या है, 4/2, और जो आपका सेकंड b1/b2 आएगा वो क्या रहेगा, p/2, और c1/c2 8/2। मतलब यहाँ पर इसका रेशियो है स्टूडेंट्स 2/1। तो ये जो रेशियो रहेगा 2/1 नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर 2/1 को छोड़ के यहाँ पर कोई भी वैल्यू हुई तो हम कहेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मतलब p की वैल्यू आपकी 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर हम कहेंगे दैट दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस will have a unique solution if p is not equal to 0, means this pair of equation has a unique solution for all values except p is equals to 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि p की वैल्यू आपकी 4 नहीं हो सकती। ठीक है, सो p is not equals to 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, p must not be equal to 4, means p के 4 की वैल्यू छोड़ के जितनी वैल्यू रहेंगी उन सब के लिए ये जो पेयर है इन दोनों इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 7। तो यहाँ पे हमें इनका रेशियो देखना है और रेशियो देख के बताना है कि किस टाइप की लाइन्स है ये, मतलब इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका a1 है 2 और a2 क्या है स्टूडेंट्स 4। देन b1 क्या है, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, सो 3, और सेकेंड लाइन में आपका 6 है, और यहाँ पर आपका देखेंगे 5/7 c1/c2। तो यहाँ से क्या आपका बन रहा है स्टूडेंट्स, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब स्टूडेंट्स आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये कंडीशन किस चीज़ के लिए होती है। तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स आपकी होती है पैरेलल लाइन्स की। ठीक है, पैरेलल लाइन्स के लिए आपकी कंडीशन होती है कि स्टार्टिंग जो आपका a और b जो आपके रहेंगे कोफिशिएंट्स रेशियो वो इक्वल होगा, बाकी जो c1 c2 कांस्टेंट नंबर्स का जो रेशियो हो इक्वल नहीं होगा इनके। सो स्टूडेंट्स, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन इसका आंसर होगा। 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ओके, a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Students, probability फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे और नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स का मतलब है कि हमें देखिए टोटल वहाँ पर बॉल कितने, 8 बॉल्स। तो 8 बॉल में अगर एक निकालेंगे कोई तो उसमें से कोई भी आ सकता है, मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे आपके 8। ठीक है, टोटल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 8। अब जो उसके फेवरेबल आउटकम मतलब कि रेड बॉल उसमें कितनी है, मतलब कि कितने चांस हैं कि उसमें से रेड बॉल बाहर आएगी। तो स्टूडेंट्स 3 रेड बॉल है तो मतलब फेवरेबल आउटकम होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि 3/8। 3/8 विल बी आवर आंसर। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, है ना। प्रोबेबिलिटी का जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ऐसे आएंगे, बिल्कुल सिंपल आपके बेसिक में। और स्कोरिंग पार्ट आपका, ठीक है, आपको ऐसे सोल्व करना है। इसका बी पार्ट भी आपका देख सकते हैं, और में जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स डाई थ्रो करते हो तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, डाई के कितने फेस होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स आपके होंगे 6, ठीक है। और प्राइम नंबर हमें फाइंड आउट कर, मतलब प्राइम नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी हमारा क्वेश्चन है। तो हमें देख लेना है कि इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। आपका 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, देन 2 3 एंड 5, मतलब 3 नंबर्स आर प्राइम नंबर्स आउट ऑफ दीज 6। तो स्टूडेंट्स 3 आर फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स इज 6। इसका मतलब कि 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर।
सो 1/2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, 14th क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट. 15th देखिए, 15th क्या क्वेश्चन आपका, आई थिंक दिस इज अगेन बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस. देखिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स, हाइट एंड जो डिस्टेंस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन. ये क्या कहा हुआ देखिए, टावर है, ठीक है, और उस टावर से एट द डिस्टेंस ऑफ कितने डिस्टेंस गिवन है, 15 मीटर. 15 मीटर दूर एक पॉइंट है स्टूडेंट्स. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. मीन्स ये एंगल आपका 60 डिग्री गिवन है. तो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हाइट ऑफ दिस टावर. ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो हमें यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, आपको ध्यान देना है हमेशा कि कौन सी साइड हमारे पास गिवन है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट्स इन दिस केस द साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द साइड अपोजिट टू दिस एंगल मीन्स परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन है जिसमें यूज होगा वो आइडेंटिटी हमें यूज करनी है. सो ये यूज होता है स्टूडेंट्स आपका tan थीटा में. सो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर x मानना है और यहाँ पर बेस आपका 15 गिवन है. तो tan 60 हमें पता है स्टूडेंट्स √3. सो x इज डिवाइडेड बाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई इट. सो x इज इक्वल टू 15 √3 मीटर. मीन्स हाइट ऑफ द टावर विल बी 15 √3 मीटर. ठीक है, आप यहाँ पर इसको ABC ट्रायंगल मान सकते हो. तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह आप AB और बेस की जगह BC भी रख सकते हो, ठीक है. तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अब देखते हैं 16th. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई. मीन स्टूडेंट्स ये क्या क्वेश्चन है आपका. प्रोबेबिलिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए एक कॉइन मान लीजिए, ठीक है. उस कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी की टेल आएगा 1/2 और क्या प्रोबेबिलिटी की टेल नहीं आएगा. तो स्टूडेंट्स टेल अगर नहीं आएगा तो मतलब हेड आएगा. तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2. सो टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2. या फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई टीम के जीतने और हारने के कितने चांस होते हैं. या तो जीतेगी या हारेगी, 50-50% चांस होते हैं दोनों के. तो मतलब स्टूडेंट्स उसके होने के और ना होने के कितने चांस है 1/2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई मीन्स अकरिंग ऑफ इवेंट ई कि उसके होने के कितने हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब उसके ना होने के. दोनों को मिला के अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 100% और इसका अगर प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो 1 होती है. तो हमेशा आपको ध्यान देना स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी होता है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट मीन्स PE प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट E बार इज इक्वल्स टू 1. इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा, ठीक है. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एन इवेंट इज गिवन एंड इट इज इक्वल्स टू 2/3. तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग एन इवेंट. तो वो कैसे करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1, ठीक है. वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी E बार. तो स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है. अब हमारा जो सेक्शन A था पार्ट A का वो हमारा हुआ कंप्लीट. अब हमारे आते हैं सेक्शन 2 जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके CCT आइटम्स वो हम यहाँ पर करेंगे और 4 क्वेश्चन से देखते हैं. आपके जो आपके बेसिक पेपर है स्टूडेंट्स इसमें सारे क्वेश्चन इजी रहेंगे, मतलब देखते के साथ आप इजीली उनको कर सकते हैं. देखिए 17th क्वेश्चन. मैथमेटिक्स टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट. It was a part of their educational trip. The teacher had interest in history as well. She narrated the facts of Red Fort to students. Then the teacher said, "In this monument, one can find combination of solid figures." यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स इसके साथ साथ, ठीक है. There are 2 pillars which are cylindrical in shape. Pillars इनकी बात हो रही है, यहाँ पर देखिए आप ऊपर इन पिलर्स की बात हो रही है, ठीक है. ये सिलिंड्रिकल आप देख रहे होंगे. ऑल्सो 2 डोम्स एट द कॉर्नर्स विच आर हेमिस्फेरिकल. ये डोम्स की बात हो रही है, ठीक है. ये हेमिस्फेरिकल शेप है ये वाली, ठीक है. इसके बाद 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर. ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे आपको डोम दिख रहे हैं 7 है, ठीक है. देयर आर 7 स्मॉलर डोम्स एट द सेंटर. फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन इंडिपेंडेंस डे टेक्स प्लेस नियर दिस डोम्स. मतलब जो छोटे वाले जो डोम्स है स्टूडेंट्स इनके पास आप यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी देख सकते हो, ठीक है, हमारा तिरंगा, ठीक है. अब स्पेस में स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स.
जो बड़े वाले डोम्स हैं इनको अगर हमें कपड़े से कवर करना हो तो उसके लिए कितना कपड़ा रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, ना कि वॉल्यूम। देखो एरिया और वॉल्यूम का आप डिफरेंस समझिए। एरिया का मतलब है कि इसके बाहर वाले सरफेस का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये सरफेस। तो सरफेस एरिया मतलब ये हेमिस्फेरिकल होगा, और हेमिस्फीयर का स्टूडेंट्स एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। देखिए कंप्लीट आपका जो स्क्वायर रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा कंप्लीट स्फीयर का, वो रहता है 4πr²। अब हेमिस्फीयर मतलब आधा है तो उसका हो जाएगा 2πr²। एंड इन दिस केस देयर आर 2 बिग डोम्स, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 के लिए आपका 2 × 2πr², और रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है 2.5 मीटर। सो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर रखी, देखिए क्या आएगा 2 × और पाई की वैल्यू कितनी लेनी, 22/7। सो 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, रेडियस से। रेडियस कितनी है 2.5 × 2.5। इसको हमें सोल्व कर लेना स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना था ये आपको मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि इसका आंसर आएगा आपका 78.57 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पिलर। तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, πr²h। देखिए अब आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं है स्टूडेंट्स, आपको कैसे याद रखना है, सिलेंडर की शेप याद रखनी है आपको। शेप कैसी होती है सिलेंडर की, ये होती है इसकी शेप, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब बिना रटे, वो मैं आपको समझाऊंगा स्टूडेंट्स। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये आपकी लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। इसको आपको रटना नहीं है, सारी शेप्स का मैं आपको बताऊंगा अलग से वीडियो बना के कि उनका वॉल्यूम ये क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका πr²h होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड द लिटिल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स इफ हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। तो सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, वो भी लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये जो सरफेस एरिया रहेगा, लेटरल सरफेस एरिया, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जो टॉप और बेस है वो हम ऐड नहीं करेंगे इसमें सिलेंडर में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πrh। और यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 पिलर्स की बात हो रही है, तो अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वैल्यूज गिवन है वो हम रख देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 और हाइट कितने उस पिलर की 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, और इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आएगा 123.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स बस सिंपल क्या करना है कि फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये क्यों होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए कि इसका फॉर्मूला ये रहेगा और इसमें वैल्यूज पुट करते के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है हेमिस्फीयर का। देखिए स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³। अब अगर हेमिस्फीयर है तो इसका हाफ कर देंगे, मीन्स 2/3 πr³। ये होगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो आर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर, तो क्या आएगा देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर 3.5 इंटू 3.5 मीटर। इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा 89.83 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सोल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स। ये सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम है तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट में आएगा आपका आंसर, ठीक है, क्यूबिक मीटर, ओके। और अगर एरिया हम फाइंड आउट कर दें तो आपका आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। यहाँ पर इसका ऊपर वाले का आंसर आया था बी पार्ट, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा डी पार्ट, ठीक है। इनमें स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सोल्व किया था, ए पार्ट आया था, और जो आपका फर्स्ट पार्ट था इसमें आपका आया था 78.57, ओके। तो ऐसे आपको करने थे स्टूडेंट्स। इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि रेशियो फाइंड आउट करना है किस किस का, 2 हेमिस्फीयर्स के वॉल्यूम और जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और उसका किसके साथ रेशियो फाइंड आउट करना है, टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन को आप समझ के करेंगे, ठीक है। समझना क्या है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है, किस किस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का मतलब कि 2/3 πr³, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब 2 अगर है हेमिस्फीयर तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल्स टू
1, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं पहले ही 1 से, और डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करेंगे, और डिवाइडेड बाय 4/3, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर, सो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब स्टूडेंट्स आर यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, 2 2 जार 4, 4/3 पाई, तो मतलब कैंसिल आउट होगा और ऊपर आपका 1 बचेगा, नीचे 2⁻3 8 मीन्स 1:8 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आपका जो रहेगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये हुआ 17th क्वेश्चन। 18th पे चलिए। क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of a land for gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at distance of 1 meter from each other. There is triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Students, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका बेस्ट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है बस। यहाँ पर आपको ये जो मैप है इसको रीड करके आंसर देना है डिफरेंट क्वेश्चंस के। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, कंसीडरिंग ए एज ओरिजिन आंसर क्वेश्चन 1 to 5। तो ए आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ए पॉइंट, इसको हमें ओरिजिन मानना है, मतलब ये स्टूडेंट्स आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ओरिजिन के हमें पता है क्या रहेंगे कोऑर्डिनेट्स 0 0। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कंसीडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। हमें पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0, बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर 0 एट द ओरिजिन, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट का। सेकंड देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट। वेयर इज पी पॉइंट स्टूडेंट्स, ये रहा आपका, ये रहा पी पॉइंट। अब देखिए कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो पहले आपको x की वैल्यू देखनी है उसमें कितनी होगी, तो इसमें अगर देखेंगे तो p की जगह x की वैल्यू 4। अब y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू इसको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 मीन्स 4 6 विल बी आवर करेक्ट आंसर मीन्स ए पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे हमें करना था। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर पॉइंट। आर पॉइंट रहा आपका ये, आर के देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। तो आर पे एक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 6, तो इसके इक्वल मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू होगी 5, सो 6 5 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। फोर्थ पार्ट, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट। डी पॉइंट कहाँ पर, ये रहा डी पॉइंट मीन्स स्टूडेंट्स डी पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस मीन्स स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू रहेगी 0 रहेगी, ठीक है। और y की वैल्यू 0 अगर है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए ये दोनों तो अपने आप एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पर 0 0 है, बट 0 0 स्टूडेंट्स का मतलब है कि दोनों की वैल्यू 0 होगी, मतलब ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं है तो a की वैल्यू आपकी होगी 16 0 इस कोऑर्डिनेट का, ठीक है। क्योंकि हमें ये काउंट भी कर सकते हैं 11 12 13 14 15 16 0 होगा इसका d के कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ p इफ d इज टेकन एज सेंटर। स्टूडेंट्स अगर d को हम सेंटर लेते हैं, d को अगर ओरिजिन हम लेते हैं तो हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि ये देखिए ये अगर x की नेगेटिव साइड हो जाएगी, अगर ये ओरिजिन हुआ आपका d पॉइंट तो x की नेगेटिव साइड होगी ये, और ऊपर वाली साइड ये पॉजिटिव रहेगी y की साइड। तो हमें p का स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है कि कौन सा पॉइंट होगा, मतलब कितनी यूनिट डिस्टेंस होगी। स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो p की वैल्यू कितनी होगी -12, और पॉजिटिव वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी ये 1 2 3 4 5 6, सो -12 एंड 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट। ऐसे आपको करना स्टूडेंट्स, इसको जो मैप दिया हुआ था इसको रीड करके आप क्वेश्चंस को आंसर करना था। 19th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स ये जो आपके सीसीटी आइटम्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको एज यूजुअल बताते रहता हूँ, जो आपको वीडियो प्रोवाइड किए मैंने उसमें भी ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि सीसीटी आइटम्स कैसे हमें सोल्व करना है और केस स्टडी जो क्वेश्चन रहेंगे ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका ये 19 क्वेश्चन देखिए, राहुल इज स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही इज मेकिंग ए काइट टू फ्लाई इट ऑन अ संडे। Few questions came to his mind while making the kite. Give answers to his question by looking at the figure. तो ये हमें डायग्राम देख के, फिगर देख के और कुछ आंसर्स करने, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना। फर्स्ट देखिए, राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो स्टिक है दोनों, इनके बीच का एंगल कितना होगा, राइट एंगल है ये एंगल, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स ये एंगल, सी ऑप्शन, ठीक है करेक्ट।
सेकंड देखिए, विच इज द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ट्रायंगल्स एट द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। स्टूडेंट्स, अपर पार्ट का मतलब है कि ये जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे स्मॉलर ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स ये सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से होंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो अभी अभी हमने देखा कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। इसके बाद ये साइड इसकी कॉमन होगी और स्टूडेंट्स ये दोनों साइड इक्वल होंगे, क्योंकि काइट में ये स्टूडेंट्स दोनों सिमेट्रिकल पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट। तो ये पार्ट्स भी तो स्टूडेंट्स इसके इक्वल होंगे। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया हमने, साइड देन एंगल देन साइड बाय SAS क्राइटेरिया। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ कम टू अ थर्ड पार्ट, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, कोरस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको देखना है कि सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर रेशियो मीन साइड्स का रेशियो 4:9 है तो मीडियंस का रेशियो पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ना कि उनके एरिया का रेशियो। तो अगर मीडियंस का रेशियो पूछा तो सेम रहेगा आपका, ठीक है। मीडियंस का रेशियो पूछा या फिर उनके साइड्स का या पेरीमीटर्स का, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4:9 ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। दिस थ्योरम इज कॉल्ड एज। स्टूडेंट्स ये थ्योरम आप 7th क्लास से करते आ रहे थे। क्या थ्योरम है देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर इन ए ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर नहीं कहा हुआ स्टार्टिंग में कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर कैसी ट्रायंगल है। तो इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड दिस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड, मतलब इस साइड के जो सामने वाला एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल। तो ये थ्योरम कौन सी है स्टूडेंट्स, ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, डी। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम स्टार्टिंग में लेते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज मींस स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, बट ये यहाँ पर जो कहा हुआ ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये स्टूडेंट्स आपको आते हुए भी गलती मत करना आप कि कन्वर्स है या फिर वो प्रॉपर्टी खुद है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। ये हुआ हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स ये कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए जो स्टिक्स हैं दोनों, ये जो स्टिक्स यूज करी गई हैं इन दोनों की लेंथ गिवन है, एक की लेंथ है 6 और दूसरे की 8। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स काफी अच्छा क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बनी है। कौन कौन सी ट्रायंगल है दोनों, एक ये ट्रायंगल है और एक आपकी ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। तो ये दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट्स हमें इनकी हाइट पता है, ये हाइट पता है क्योंकि ये जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री के हैं। तो ये पॉइंट आपका ए मानिए, बी सी और ये डी, ठीक है। ये पॉइंट आपका मान लीजिए ई पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ABC ट्रायंगल की बात करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा आप, हाफ इंटू BC मीन्स बेस मल्टीप्लाइड बाय AE देन प्लस हाफ इंटू BC इंटू ED। जो सेकंड में मैंने यहां लिखा स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और जो फर्स्ट मैंने यहां लिखा दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसमें से अगर हम हाफ ऑफ BC कॉमन निकाल लेते तो कितना आएगा, हाफ ऑफ BC। तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहां से आपका रहेगा AE देन प्लस यहां से आपका बचेगा ED एंड AE प्लस ED इज इक्वल्स टू 8। दिस इज गिवन स्टूडेंट्स। सो हाफ इंटू BC मीन्स फर्स्ट स्टिक, तो इसकी लेंथ गिवन है 6 रहेगा और इंटू में जो AD रहेगा इसकी 8। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा इसका एरिया ऑफ द काइट। ओके स्टूडेंट्स, जो आपके यहाँ पे मार्किंग स्कीम गिवन है वहाँ पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, बट वो आंसर आया कैसे मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा इसका आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। मे बी कि वहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हो, ठीक है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट और 20th क्वेश्चन मीन्स लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्या है ये देखिए, ड्यू टू हैवी स्टॉर्म an electric wire got bent as shown in the figure. It followed a mathematical shape. Answer the following questions below.
स्टूडेंट्स ये शेप है, देखिए कैसी शेप आपको दिख रही है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। किस शेप में स्टूडेंट्स ये वायर बेंट हुआ है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपका होगा पैराबोला। इस बेस पे स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने एक सीसीटी वीडियो प्रोवाइड की थी, उसमें मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेंगी उनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उनका ग्राफ इस शेप में बनता है, पैराबोलिक शेप में। तो वो वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर अ पॉलिनोमियल शेप ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट्स मतलब ये जो वायर है स्टूडेंट्स, ये जिस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगा उसके कितने जीरो होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये सेम क्वेश्चन हमारे उस वीडियो में भी है। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे आंसर करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसमें कि जितने पॉइंट्स पे ये इसका ग्राफ, ये लाइन है जो एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका लाइन रहेगी मींस दिस पैराबोला इज intersecting x axis at 2 points. It means there are 2 zeros for this polynomial. So option A will be correct. Then C part, the zeros of the polynomials are, अब स्टूडेंट्स इसकी जीरो देखिए आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस पॉइंट्स पे x इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इसके जीरो होंगे। तो एक तो आपका -1 है और एक आपका +3। सो -1 एंड +3 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए फोर्थ पार्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमारे पास स्टूडेंट्स जीरोज भी हैं तो हम पोलिनोमियल बना सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या फॉर्म है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो x² माइनस सम ऑफ जीरो, स्टूडेंट्स -1 + 3 कितना होगा, +2। सो -2x देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट कितना होगा स्टूडेंट्स -3 प्रोडक्ट होगा। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा x² - 2x - 3। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस पोलिनोमियल, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल इफ x इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए एक आप सिंपल क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करके देखेंगे -1, तो आपका आंसर आएगा 0। 0 क्यों बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट, बिकॉज -1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, वी नो। अभी हमने फाइंड आउट किया -1 and 3, सो वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट -1 and 3 विल बी 0, क्योंकि जिस पोलिनोमियल के अगर जीरोज रहेंगे कोई, उन जीरोज का अगर वैल्यू पुट करेंगे उस पोलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 की इक्वल आएगी। सो सिमिलरली x की जो -1 वैल्यू से पुट करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, पुट करके भी आप देख सकते हो। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा हुआ सेक्शन ए, मीन्स पार्ट ए, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2। अब हमारा आता है स्टूडेंट्स पार्ट बी, जिसमें हम करेंगे 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो 21 से 36। तो आइए अब इनको देखते हैं। देखिए 21st क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है और क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट्स आर गिवन 4, -3 एंड 8, 5। एंड स्टूडेंट्स हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता हो। तो स्टूडेंट्स के मान लीजिए कि ये पॉइंट आपके ए बी हैं और सपोज दिस पॉइंट इज पी, तो हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो स्टूडेंट्स वो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स मान लीजिए आप एक्स वाई हैं, ठीक है, एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट्स है पी पॉइंट के। तो एक्स किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, m1 x2। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और सिमिलरली स्टूडेंट्स वाई के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जब हम m1 m2 स्टूडेंट्स ये है आपका 3:1 और x1 y1 आपका यहाँ पर है और x2 y2 स्टूडेंट्स ये है b के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो क्या होगी स्टूडेंट्स, वैल्यू m1 is 3 and x2 is 8 then plus m2 is 1 and x1 is 4 divided by m1 plus x2 मतलब 3 plus 1। इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 24 plus 4 28 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका मतलब कि आपकी x की वैल्यू आएगी 7 के इक्वल और y की वैल्यू जो हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आएगी आपकी 3 के इक्वल। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो p आपका पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 7, 3। ठीक है, ये हुआ आपका 21st क्वेश्चन। इसका जो और में क्वेश्चन ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा हुआ, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। क्या दिया हुआ इसमें,
मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट आपका एक्स वाई है, ठीक है, और जो ये दोनों पॉइंट्स है 7 1 और जो आपका 3 5 है, ये पॉइंट्स यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका है पी ए एंड बी। तो इफ पीई पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, इट मींस के एपी इज इक्वल्स टू बीपी, ठीक है स्टूडेंट्स, की ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला और बीपी, और उन दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से स्टूडेंट्स हम एक्स और वाई का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स एपी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, तो एपी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1। x2 आपका मान लीजिए 7 है और x1 क्या होगा, x, सो 7 माइनस x एंड होल रेज पावर ऑफ 2, देन प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज y एंड अंडर रूट, ठीक है। अब बीपी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, बीपी इज इक्वल्स टू x2 इज 3 माइनस x1 x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर एंड अंडर रूट। स्टूडेंट्स ये दोनों इक्वल है, तो इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर। ये जब हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ भी स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा आपका 49 प्लस एक्स स्क्वायर देन माइनस 14x, और यहाँ स्टूडेंट्स 1 माइनस वाई होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x देन प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होगा आपका इनको ओपन करने के बाद। अब वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो लाइक टर्म्स उनको हम ऐड कर लेते हैं। लाइक टर्म्स मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे, कांस्टेंट नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं 49 और 1, तो वो हो जाएंगे आपके 50, और स्टूडेंट्स जो एक्स वाली टर्म है उनको और वाई वाली टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, सो माइनस 14x एंड माइनस 2y, और राइट साइड में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, माइनस 6x, ठीक है, 10y, और जो कांस्टेंट नंबर्स है 9 प्लस 25 तो मतलब 34। इनको जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास देखिए जो x और y वाली टर्म है इन दोनों को एक साइड में ले आएंगे, सो ये जब इस साइड में लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो क्या रहेगा, माइनस 6 जब इस साइड आएगा तो प्लस 6x एंड माइनस 14x ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस 8x रहेगा, और जब ये माइनस 10y जब इससे लेके आएंगे स्टूडेंट्स तो प्लस 10y होगा, और माइनस 2y ऑलरेडी यहाँ पर, सो प्लस 8y यहाँ पर रिमेंडर रहेगा। देन 34 माइनस 50 से लेके आएंगे जब 50 को, तो यहाँ पर आपका माइनस 16 बचेगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम x कॉमन निकाल के और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, ओके। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये रहेगा और इस साइड माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। एट लास्ट आपके पास जो रिलेशन बचेगा स्टूडेंट्स, रिलेशन क्या रहेगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y, ओके स्टूडेंट्स। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। आपको इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से दोनों पॉइंट्स और जो गिवन पॉइंट्स एक्स वाई है वहां की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको इक्वेट करने से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, इसमें क्या गिवन है, ये आपका डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर। इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM कहाँ पर स्टूडेंट्स, ये रहा, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD, देन प्रूव दैट AM by MB इज इक्वल्स टू AN by ND। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब लाइंस पैरेलल गिवन होंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रायंगल चैप्टर से है और हम यहाँ पर बीपीटी यूज करने वाले हैं, ठीक है। बीपीटी थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स रहेंगे स्टूडेंट्स उनका रेशियो इक्वल होगा, ये होती है बीपीटी। सो इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग बीपीटी ML इज पैरेलल टू BC, तो स्टूडेंट्स जो कोरस्पोंडिंग साइड्स रहेंगे मतलब कोरस्पोंडिंग जो पार्ट्स रहेंगे वो इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग पार्ट मतलब AM डिवाइडेड बाय MB इज इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाय LC, ठीक है। ये होगा स्टूडेंट्स आपका इन ट्रायंगल ABC में। अब यहाँ पर एक और रिलेशन गिवन है कि LN और CD पैरेलल होंगे, तो यहाँ पर एक और ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ACD। यहाँ पर कौन सी साइड हो गया, AL डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल्स टू AN डिवाइडेड बाय ND। सपोज स्टूडेंट्स ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आपकी जो एक साइड स्टूडेंट्स इक्वल है AL by LC, AL by LC, तो फ्रॉम 1 and 2 we can say AM divided by MB is equals to AN divided by ND, means left side of this first equation is equals to right side of second equation। स्टूडेंट्स ये वैसे ही जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है
और कहा हुआ है कि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, या फिर 5 इज इक्वल टू y है। तो इसका मतलब क्या है कि 5x के भी इक्वल और 5y के भी इक्वल है। सो स्टूडेंट्स यहां से हम दोनों इक्वेशंस कह सकते हैं कि x और y भी दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स इस केस में भी है AL बाई LC इसके भी इक्वल होगा और AL बाई LC इसके भी इक्वल है। इट मीन्स कि ये दोनों जो पार्ट रहेंगे आपके ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। तो यहां से अगर इक्वल हुए तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था। देखिए AM बाई MB इज इक्वल्स टू AN बाई ND। तो ये था आपका 22nd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 23rd में है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया हुआ है तो आपका ज्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल का मतलब क्लियर हो गया कि आपका सर्कल इसके अंदर होगा क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब का मैंने आपको मतलब पिछली वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन वहां पे भी था। तो उसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब कि एक सर्कल के बाहर में एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है, ठीक है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल। अब इस केस में हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD मींस सम ऑफ दीज टू अपोजिट साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ AD प्लस BC, दीज टू अपोजिट साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे पिछली वीडियो में जो स्टैंडर्ड का हमने पेपर सोल्व किया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई एक पॉइंट से अगर कोई सर्कल पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन से इक्वल टेंजेंट होंगे। तो D पॉइंट से DR और S रहेंगे स्टूडेंट्स, तो ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली C पॉइंट से आपका CR और CQ, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, CR और CQ। इसके बाद में स्टूडेंट्स B पॉइंट से BP एंड BQ, तो ये भी आपके इक्वल होंगे। देन इसके बाद स्टूडेंट्स AP और AS ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना स्टूडेंट्स, AB प्लस CD, मतलब हम इसकी लेफ्ट साइड ले लेंगे जो हमें प्रूव करना है। अब AP जो AB साइड है स्टूडेंट्स हमारी, AB को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, देखिए AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, सो AP प्लस PB। सिमिलरली स्टूडेंट्स CD इज इक्वल्स टू DR प्लस RC, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली साइड में भी हम DR प्लस RC। अब हमें इनको AD और BC साइड में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स जो AP है, AP को हम AS से रिप्लेस कर देंगे और जो PB है इसको हम रिप्लेस करेंगे BQ से। तो इनको जब रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए AP को रिप्लेस कर दीजिए AS, बिकॉज बोथ आर द इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, ये हम रीजन लिख सकते हैं। देन प्लस PB को हम करेंगे BQ से। देन प्लस स्टूडेंट्स DR को हम करेंगे DS एंड RC जो रहेगा स्टूडेंट्स ये रहेगा CQ से, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए आप जो यहाँ पर AS और जो DS आया, इन दोनों लाइन सेगमेंट से बनके कौन सा लाइन बनेगा, देखिए AS ये रहा आपका और DS ये रहा स्टूडेंट्स, कंप्लीट आपका ये AD बनेगा। देन प्लस जो रिमेनिंग दो लाइन सेगमेंट रहेंगे स्टूडेंट्स BQ एंड CQ, इससे आपका बनेगा BC लाइन सेगमेंट। सो यहां से आप कह सकते हैं दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC एंड लास्ट में हैंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो आपका बेसिक पेपर रहेगा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी 24th क्वेश्चन देखते हैं। 24th में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। स्टूडेंट्स ऐसा कैसा क्वेश्चन एक हमने अभी किया है, कौन सा क्वेश्चन था वो 1 मार्क में था, बट वहां पूछा हुआ था कि इसको इतने रेशियो में डिवाइड करने के लिए हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। बट स्टूडेंट्स वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, वहां पर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा गया था आपसे, ठीक है। ये रहा देखिए जो 12th क्वेश्चन था आपका, इसमें पूछा गया था कि अगर इस रेशियो में हम डिवाइड करते हैं इसको, तो जो रे BX रहेगी, जो एक्यूट एंगल बना के हमने ड्रॉ किया था, उसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि कैसे हम इसको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमें जिस रेशियो में या जो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें जो लाइन सेगमेंट गिवन है वो है 7.8 सेंटीमीटर का, तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ये हुआ हमारा लाइन सेगमेंट 7.8 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि AB लाइन सेगमेंट है ये, ऑफ लेंथ 7.8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि जो BA लाइन सेगमेंट है इसके नीचे वाली साइड यहाँ पे एक एक्यूट एंगल बना लेना है। मान लीजिए ये BAX है, ठीक है, कोई भी एक्यूट एंगल आप बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो AX जो लाइन सेगमेंट है, डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 13 पार्ट्स। 13 क्यों, क्योंकि जो रेशियो है स्टूडेंट्स इन दोनों का हमें ऐड करके देखना है कि कितने पार्ट्स होंगे। तो 5 + 8 13, इसका मतलब कि 13 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बाय यूजिंग कंपास। आप कर लेंगे 13 पार्ट्स में। तो लास्ट जो 13 पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स
उसको हम इसे बी पार्ट्स मिला देंगे। इसको आप नेमिंग कैसे देंगे, A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू A13, ठीक है, ऐसे नाम देंगे। देन जॉइन B टू A13, ओके। अब हमें स्टूडेंट्स 5:8 रेशियो में डिवाइड करना है। सो जो A5 रहेगा, A5 पे जो B A13 है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हमें A5, ठीक है, A5 पे। तो जो ये लाइन सेगमेंट जो रहेगा स्टूडेंट्स, जो AB को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सपोज कि ये पॉइंट P रहेगा, सो जो P पॉइंट रहेगा, P पॉइंट विल बाइसेक्ट AB लाइन सेगमेंट इनटू 5:8 रेशियो, बिकॉज स्टूडेंट्स जो A और X लाइन सेगमेंट मींस A13 है, इसको हमने किस रेशियो में डिवाइड किया है, 5:8, क्योंकि कंप्लीट आपका 13 पार्ट्स है और यहां से हमने A5 वाला पार्ट लिया, मतलब 5 पार्ट्स आपके इस साइड है और 8 पार्ट्स इस साइड में, और इसी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी है P A5 और B A13, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपका जो P पॉइंट रहेगा इस लाइन सेगमेंट को भी, AB को भी 5:8 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो में आपका जब कंस्ट्रक्शन चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से स्टूडेंट्स कि ये आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहां पर अगर समझ नहीं आया तो वहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A एंड sec A। स्टूडेंट्स ये भी सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आपका है, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होते के साथ आपको यहाँ पर अगर एक रेशियो दिया हुआ होगा तो बाकी रेशियोज फाइंड आउट करना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज का। तो यहाँ भी आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि एक ट्रायंगल मान लेते हैं हम, एक ट्रायंगल में ये एंगल आपका मान लीजिए A B C, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज कर सकते हैं। सो सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन cot A इज इक्वल्स टू 8/15, क्योंकि 15 cot A है इज इक्वल्स टू 8, तो cot A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 8/15। अब cot A का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट बेस बाय परपेंडिकुलर। इट मींस कि स्टूडेंट्स ये साइड आपकी होगी, ये मान लीजिए आप 8K डिवाइडेड बाय 15K, तो ये 8K होगा और ये 15K होगा। अब हमें sin A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो sin A फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से रेशियो यूज करना होता है, sin, देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो sin के लिए जो पहला आपका रेशियो रहेगा P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे यूज करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो AC² इज इक्वल्स टू 8K² प्लस 15K², ठीक है, कंप्लीट का स्क्वायर होगा। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो AC² आएगा आपका 289K²। अब इसको जब सोल्व करेंगे मतलब AC सोल्व करेंगे तो आएगा 17K, ठीक है। आप सोल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो AC की वैल्यू आपकी आएगी 17K। अब 17 अगर AC आया और परपेंडिकुलर 15, तो sin A की वैल्यू क्या रहेगी, sin A इज इक्वल्स टू 15K डिवाइडेड बाय 17K, मीन्स 15/17 होगा आपकी करेक्ट वैल्यू इसकी sin के लिए, 15/17। और sec A की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, sec A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cos A हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो sec A की वैल्यू क्या होगी, sec A इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज इज 17K और बेस इज 8K, सो K से K कैंसिल आउट, तो sec A की वैल्यू आपकी क्या बचेगी, 17/8। सिंपल है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये रेशियो फाइंड आउट करने अगर एक रेशियो गिवन है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस बेस पे कोई ये और वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने बनाई हुई है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है, अगर यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते इसके जो और में क्वेश्चन है, और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। और वाला क्वेश्चन जो है वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। देखिए, फाइंड tan P माइनस cot R इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है तो tan P हमें फाइंड आउट करना है। tan P मतलब स्टूडेंट्स एंगल का ध्यान रखना आपको, P एंगल यहाँ पर वर्टिकल एंगल, ये P एंगल है, और cot R मतलब ये एंगल है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स tan P, पहले तो हम यहाँ पर तीनों साइड इनकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 12 है, ये 13 है, तो PR² इसमें जब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, सो PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR², ठीक है। यहां से आप QR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। QR की वैल्यू क्या होगी, 13² माइनस 12², मीन्स ये 5² होगा, तो QR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप देखिए ये 7th 8th क्लास के लेवल के बाद है ये, आप इजीली कोई राइट एंगल ट्रायंगल में थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर रहेगी इसकी QR साइड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर tan P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और cot P की। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर बनाते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो रोटेट कर लीजिए इसको, ठीक है। रोटेट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, Q एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा और R एंगल जो ये था ये ऊपर चला जाएगा, और ये P एंगल यहाँ पर आएगा। आप देखिए परपेंडिकुलर होगा QR, मीन्स
स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो आप देख लीजिए कि राइट एंगल जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है tan p, उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सो tan p के लिए परपेंडिकुलर साइड होगी QR, ठीक है, QR डिवाइडेड बाय बेस मींस एडजेसेंट टू एंगल P, तो ये PQ, देन माइनस कोट R का स्टूडेंट्स मतलब होगा कि ये कोट R। अब कोट R का मतलब क्या होता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस यहां पर होगा QR डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा आपका PQ। स्टूडेंट्स ये दोनों सेम टर्म है तो सेम आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्ट आपका 0 आ सकता है। बट अगर आप वैल्यू पुट करना चाहते हो तो वैल्यू पुट कर लीजिए फर्स्ट स्टेप में। तो QR की वैल्यू आपकी 5 है, PQ की वैल्यू आपकी 12, देन माइनस QR की वैल्यू 5 और PQ की वैल्यू 12। अब यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो 0 आपका आएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर 25th क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये वो आपका 26th क्वेश्चन में चलिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। स्टूडेंट्स ये सम ऑफ AP's बेस्ड क्वेश्चन है। आपका देखिए जो सम ऑफ AP के कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए ना कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट, वहां पर आपका एप्लीकेशंस ऑफ सम ऑफ AP's यूज्ड इन डेली लाइफ, वो जो प्रॉब्लम्स आपकी वो डिलीट हुई हैं आपके सिलेबस से अब की बार। बट सम से जो बेसिक क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि ये एक AP है, अब कितनी टर्म्स ली जाए, मतलब n कितनी होंगी कि उसका सम ये आ जाए, ठीक है। Sn आपका दिया हुआ है, Sn इज 636 और n हमें फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। और हमें देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास Sn गिवन है, a और d गिवन है, क्योंकि a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म इज 9 एंड d इज इक्वल टू 17/9, ठीक है। तो ये आएगा आपका 8। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दिए स्टूडेंट्स। Sn मीन्स 636 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 9 देन प्लस n-1 इंटू d मीन्स 8। इसको हम सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देखिए 2 को शिफ्ट करिए आप लेफ्ट साइड में, तो 636 इंटू 2 आएगा आपका ये 1272 इज इक्वल्स टू n, और यहाँ पर इन ब्रैकेट आएगा 18 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 18 माइनस 8 करके लिखेंगे तो कितना आएगा 1272 इज इक्वल्स टू n इंटू 10 प्लस 8n, ठीक है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 ये जो n है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 1272 प्लस 10n प्लस 8n स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर बीच में इक्वल टू साइन होगा, ठीक है। अब सारी टर्म्स को हम एक साइड में लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बनेगी 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल्स टू 0। इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल के और उसको कैंसिल आउट कर देंगे। सो 4n स्क्वायर प्लस 5n, और यहाँ से जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 636 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके स्टूडेंट्स हम फैक्टर बना लेंगे। अगर आप फैक्टर डायरेक्ट नहीं बना पाते तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, n इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4h डिवाइडेड बाय 2a। तो स्टूडेंट्स ये जब सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। n की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि n की वैल्यू क्या क्या आएंगी, n इज इक्वल्स टू 12 और n इज इक्वल्स टू माइनस 53/4, ये 2 वैल्यू रहेंगी। तो माइनस वाली वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ये टर्म है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस होता तो माइनस हो सकता था, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो, और ना तो टर्म्स स्टूडेंट्स आपके फ्रैक्शन में होंगी ना ही नेगेटिव होंगी, तो ये हम कर देंगे एलिमिनेट। तो n का आंसर आपका आएगा 12, मतलब ये जो AP है हमारी है, इस AP की फर्स्ट 12 टर्म्स का सम 636 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 26th क्वेश्चन, जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हमने वो कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, पार्ट बी ऑफ सेक्शन 2। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बेसिक हो ना स्टैंडर्ड हो, ये क्वेश्चन आपका 100% है कि आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हमें प्रूव करना होता है स्टूडेंट्स वही हमें मानना होता है, और फिर उसके आगे हम देखते हैं कि उसको कैसे सोल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखिए,
Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल पे दो टेंजेंट बने हुए फ्रॉम पॉइंट T, ये पॉइंट आपका T है और P और Q. सो TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट T और O इसका सेंटर है स्टूडेंट्स. तो हमें प्रूव क्या करना है, PTQ एंगल मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल OPQ एंगल. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ठीक ठाक आपका अच्छा क्वेश्चन है. आप देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. मैंने आपको क्या बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90. तो ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री होगा. ठीक है. और एक चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक बताया था मैंने अभी अभी आपको कि जो टेंजेंट्स रहेंगे फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, तो जो इनके बेस एंगल रहेंगे इक्वल होंगे. तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके हम यहाँ पर ये हम प्रूव करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एंगल मान लीजिए आपका है एक्स एंगल. ठीक है. पीटी को एंगल है एक्स. तो ये दोनों एंगल कितने होंगे स्टूडेंट्स, ये एंगल होंगे आपके 180 माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 180 माइनस एक्स ये दोनों एंगल होंगे स्टूडेंट्स, दोनों का सम, और दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे 90 माइनस एक्स बाई 2. ठीक है. दोनों एंगल ही इतने इसके इक्वल होंगे 90 माइनस एक्स बाई 2, 90 माइनस एक्स बाई 2. अब हमें फाइंड आउट कौन सा एंगल करना है स्टूडेंट्स, OPQ एंगल. देखिए कंप्लीट एंगल आपका है ये 90 और इसमें से जो 90 माइनस एक्स बाई 2 है स्टूडेंट्स ये वाला एंगल. तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, देखिए यहां पर मैं जो लिखूंगा ध्यान से देखना, एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड OPT को हम स्टूडेंट्स हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू 90. और हमें पता है कि स्टूडेंट्स ये जो एंगल है किसके इक्वल है, एंगल QPT. तो we can replace QPT by this 90 minus x by 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब इसको रिप्लेस करेंगे OPQ प्लस 90 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 90. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए एंगल OPQ इज इक्वल्स टू बाकी टर्म्स को इस साइड लेके आएंगे तो 90 ऑलरेडी माइनस 90 होगा तो 0 और माइनस एक्स बाई 2 इस साइड आएगा तो प्लस एक्स बाई 2. अब x हमने कौन से एंगल को माना था स्टूडेंट्स, x हमने माना था एंगल PTQ डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 को इस साइड में शिफ्ट कर दीजिए आप, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा स्टूडेंट्स वही हमें प्रूव करना था. PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. ये हमें प्रूव करना था. लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव. देख लीजिए ये प्रूव करना है नहीं, PTQ एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ. ये एंगल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो इसको आप इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें. कॉन्सेप्ट आपको वही यूज होगा. ठीक है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है और एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एक सेम सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे और अगर इक्वल होंगे तो उनके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स. बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके, ये हुआ हमारा 28th क्वेश्चन. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 29th क्वेश्चन. मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि क्या इसमें कहा हुआ है कि मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने और वहाँ पे कैशियर को बोलती है कि मुझे 50 और 100 रुपीज़ की नोट चाहिए. तो कैशियर उसको 25 नोट्स देता है. ठीक है. तो 25 नोट्स में हमें बताना है कि कितने नोट 50 रुपीज़ के और कितने 100 रुपीज़ के हैं. तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कि मान लीजिए कि नोट्स जो आपके 50 रुपीज़ के हैं वो है x और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो है y. तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे स्टूडेंट्स. दो इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखिए दोनों जो मतलब नंबर ऑफ नोट्स हैं वो है टोटल 25, मतलब चाहे वो 50 के हो चाहे 100 के, तो दोनों को मिला के किसके इक्वल होगा 25. सो x + 5 इज इक्वल्स टू 25 फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन आपके क्या होगी स्टूडेंट्स कि दोनों जो जब नोट हैं उनको ऐड करेंगे तो 2000 रुपीज़ के इक्वल होगा. तो मान लीजिए कि जो x नोट है 50 रुपीज़ के, तो 50 जो रुपीज़ की नोट्स हैं x उनसे इतनी अमाउंट बनी होगी 50x और 100 रुपीज़ के जो नोट्स है y उनसे इतनी अमाउंट बनी होगी और दोनों को मिला के स्टूडेंट्स कितना रुपीज़ बनाए वो 2000 रुपीज़. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे. हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी और वही हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कॉन्सेप्ट समझो. एक बार नंबर ऑफ नोट्स को हम ऐड करके 25 के इक्वल लिखेंगे और जो आपका सेकंड टाइम रहेगा कि अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे 50 और 100 रुपीज़ की और उनका सम 2000 के इक्वल होगा. ठीक है. अब देखिए इनको सोल्व कैसे करेंगे. हम यहाँ पे एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो आपको जो ठीक लगे वो यूज करना.
बट यहाँ पर जो सबसे ईजी मेथड रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के लिए क्या करते हैं कि हम इनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सब x का कोफिशिएंट अगर हम इक्वल करना चाहेंगे सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 50 एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। सो इसको जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू, जब इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 5 125 और 0, और यहाँ पर आपका 50x देन प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 देन सब्ट्रैक्ट इट, ये होगा कैंसिल आउट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका बचेगा माइनस 50y इज इक्वल्स टू 750, सॉरी माइनस 750 होगा क्योंकि माइनस 2000 और प्लस 1250 है, माइनस से माइनस होगा कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 750 डिवाइडेड बाय 50, इसको कैंसिल आउट करने के बाद आएगा 15। मतलब स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ 100 रुपी नोट है वो कितने होंगे 15, और जो रिमेनिंग आपका x की वैल्यू क्या आएगी, टोटल नोट 25 थे तो x मीन्स 50 रुपीज़ के नोट्स है वो कितने होंगे 10। तो सिंपली आपको ऐसे सोल्व करना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30th है और ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। देखिए प्रोबेबिलिटी के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सारे इजी रहेंगे स्टूडेंट्स, और कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, then second a perfect square number, third a number divisible by 5. स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पर कितने डिस्क उसके अंदर 1 to 90 नंबर तक, मतलब उस पर ये नंबर सारे सभी के ऊपर 1 से लेकर 90 तक के, ठीक है। अब तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या होगा, मतलब कोई भी अगर हम एक डिस्क अगर निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम मतलब कोई भी बाहर आ सकती है, इट मीन्स के टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके 90। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में भी, और इसमें भी जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें कि ऊपर आपका रहेगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो टोटल तो हमें पता चलेगा कि 90 होगा, फेवरेबल आउटकम इन तीनों केस में क्या होंगे, ए 2-डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स 1 से 90 तक में कितने 2-डिजिट नंबर होंगे, इसमें स्टूडेंट्स सारे 2-डिजिट नंबर होंगे एक्सेप्ट 1 to 9 नंबर्स। तो 9 नंबर्स को अगर हम 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 81 नंबर्स रहेंगे दोज नंबर्स आर 2-डिजिट नंबर्स। इट मीन्स के फेवरेबल जो आउटकम्स रहेंगे स्टूडेंट्स वो रहेंगे 81 एंड टोटल आर 90। सो प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी ये फॉर फर्स्ट पार्ट, जिसको सोल्व करके लिखेंगे तो आपका आएगा 9/10। तो 9/10 will be your answer for first part. Then second, a perfect square number. स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 90 तक के कौन कितने नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 है, देन उसके बाद आपका 2 का स्क्वायर होगा 4, देन 3 का स्क्वायर 9, देन 16, 25, देन 36, देन 49, देन 64, देन 9 का स्क्वायर आपका रहेगा 81। आप 10 का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो 100 होगा, तो वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे बिकॉज 90 से बड़ा हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कितने नंबर होंगे और यही रहेंगे आपके फेवरेबल आउटकम। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 आर द फेवरेबल आउटकम। सो टोटल जो पॉसिबल आउटकम 90 हैं। तो स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सेकंड पार्ट की होगी 1/10, करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है ए नंबर डिविजिबल बाय 5। अब 1 से 90 तक के नंबर्स में कितने नंबर्स 5 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स, और जितने नंबर डिविजिबल होंगे उतने ही नंबर होगा स्टूडेंट्स इसके पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स नहीं मीन्स फेवरेबल आउटकम्स। अब स्टूडेंट्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो 1 से 90 तक नंबर है इसमें 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक होती है स्टूडेंट्स, अगर आप कंटिन्यूस नंबर्स गिवन है तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से डायरेक्टली, तो जितना आपका आएगा स्टूडेंट्स कि उतने ही नंबर उससे डिविजिबल होने वाले उसमें होंगे वहाँ तक, ठीक है। सो जब 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो आपका 18 आएगा। इट मीन्स के स्टूडेंट्स द नंबर डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 1 to 90 आर 18। इट मीन्स के फेवरेबल आउटकम्स आर 18 एंड टोटल आउटकम्स आर 90। सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 18/90। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/5 आपका रहेगा आंसर, ठीक है। ये हुआ आपका 30th, बिल्कुल इजी था स्टूडेंट्स। आपको बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि क्या पूछा हुआ है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर आपका हुआ स्टूडेंट सही तो आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका और वाला पार्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. स्टूडेंट्स इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए
52 कार्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आपके होंगे 52। अब किंग ऑफ रेड कलर, अब रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। अब स्टूडेंट्स जो रेड कलर रहेंगे उसमें भी हर एक 13 जो कार्ड्स रहेंगे उसमें एक किंग होता है। सो रेड कलर में मतलब यहाँ पे 2 किंग होंगे, तो 2 किंग होंगे इसमें, ए किंग ऑफ रेड कलर। इट मीन्स कि 2 इसके होंगे फेवरेबल आउटकम और टोटल आपका है 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/26 फर्स्ट की। देन स्पेड, अब स्पेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की देखिए 13 13 13 13 करके होते हैं ये 52 कार्ड्स। स्पेड होता है इसमें हार्ट होता है, इसमें फिर आपका क्लब्स होता है, फिर देन डायमंड। तो जो स्पेड होता है स्टूडेंट्स उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप होगी ये इन्वर्टेड हार्ट जैसी, ठीक है, ये शेप जैसी होती है स्पेड की, ठीक है ना। अब इसमें स्टूडेंट्स स्पेड कितने होते हैं? देखिए ये 4 टाइप के इसमें कार्ड होते हैं, तो 13 13 होते हैं। मीन्स फेवरेबल आउटकम आपके होंगे 13 और डिवाइडेड आपका टोटल आउटकम है, मीन्स टोटल कार्ड्स है 52। सो 1/4 आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर सेकंड पार्ट। थर्ड देखिए द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड्स की क्वीन मतलब डायमंड्स के स्टूडेंट्स कितने उसमें कार्ड होते हैं? 13 कार्ड्स। मैंने अभी आपको बताया, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि 52 में से कौन कौन सी कार्ड होंगे। 13 जो कार्ड्स रहेंगे आपके स्टूडेंट्स वो रहेंगे डायमंड्स। देन 13 आपके रहेंगे स्टूडेंट्स 13 वो रहेंगे आपके क्लब्स। देन 13 आपके रहेंगे स्टूडेंट्स हार्ट्स और 13 जो अभी मैंने आपको बताया था स्पेड, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स आपके रहते हैं 13 13 कार्ड्स। तो यहाँ पर डायमंड्स के पूछा हुआ है कि क्वीन, अब इन 13 में से सभी में स्टूडेंट्स एक एक किंग होता है, एक एक क्वीन होती है, एक एक आपका जैक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डायमंड्स में एक क्वीन होगी। इट मीन्स 1 इसका होगा फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ 52। सो 1/52 विल बी इट्स प्रोबेबिलिटी। सो इसका आंसर कितना होगा? 1/52। सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी कार्ड्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 13 13 13 कार्ड्स होते हैं और उसमें 26 मीन्स 2 उसमें रहेंगे स्टूडेंट्स रेड और 2 रहेंगे ब्लैक, ठीक है। तो स्पेड आपका ब्लैक रहेगा स्टूडेंट्स और स्पेड के साथ साथ आपका जो क्लब्स रहेंगे क्लब्स भी आपका ब्लैक रहता है और जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपका जो डायमंड और हार्ट है वो रेड रहेंगे, ठीक है। मीन्स 13 13 26 कार्ड्स आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। देखिए 31st क्वेश्चन देखिए अब। Metallic spheres of radius 6, 8 and 10 cm respectively are melted to form a solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Students, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 मेटालिक स्फीयर हैं ऑफ दिस एंड दिस रेडियस और उनको मेल्ट करके एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया जाता है। तो सॉलिड जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए 3 आपके पास एक स्फीयर है, इन तीनों को मेल्ट करके आपके पास एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है। It means that volume of all these spheres is equals to volume of this one sphere. तो यहाँ पर आपका 4/3 pi r square. Let the radius of these smaller spheres. Okay, students radius यहाँ पर given है सभी की 6, 8 and 10. तो r1 मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं और r3 मान लेते हैं. So 4/3 pi r1 cube, then 4/3 pi r2 cube, then ये cube है students यहाँ पर. Then 4/3 pi r3 क्यूब इज इक्वल्स टू, इसके आप मान लीजिए कैपिटल R है रेडियस, जो बिगर स्फीयर जिसमें मतलब मेल्ट करके जो बनाया जा रहा है उसकी रेडियस। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप 4/3 कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास कितना आएगा 4/3 पाई और इन ब्रैकेट आपका बचेगा r1 क्यूब, देन r2 क्यूब, देन r3 क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपके पास जो दोनों साइड बचेगा वो रहेगा यहाँ पर क्यूब ऑफ all radius and their sum is equals to cube of the radius of bigger sphere। यहाँ पर 6, 8 and 10 given है तो 6 का क्यूब, लेफ्ट साइड में 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब। इसको हम स्टूडेंट्स कर लेते हैं सोल्व। अब 6 का जब क्यूब करते हैं तो हमें पता है कि कितना आएगा आंसर। 6 का क्यूब मीन्स 216 और 8 का क्यूब आएगा कितना आएगा 512, देन 1000 इज इक्वल्स टू r क्यूब। इसको जब आप स्टूडेंट्स ऐड करके लिखेंगे तो r क्यूब इज इक्वल्स टू आएगा 1728 और आपको पता होना चाहिए कि अगर क्यूब रूट हम यहाँ पे लेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल्स टू 12 मीन्स रेडियस ऑफ द बिगेस्ट स्फीयर विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ऐसे आपको स्टूडेंट्स सिंपली ये क्वेश्चन करना था।
ईजिएस्ट क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके जो बेसिक पेपर में आ रहे हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मीन्स एकदम जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी हर एक चैप्टर की, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 32 क्वेश्चन 32 है, प्रूव दैट साइन ए माइनस कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कोस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए माइनस 10a। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ठीक लेवल का है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको देखिए सेक ए और 10a में हमें चाहिए राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड में आपका साइन कोस है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेक और 10 में, मीन्स डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस LHS बाय कोस। तो जब कोस को जब स्टूडेंट साइन ए बाय कोस करेंगे तो क्या आएगा आपका 10a, देन माइनस कोस बाय कोस करेंगे तो 1, देन प्लस 1 बाय कोस। तो 1 बाय कोस को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 बाय कोस को लिख रहे हैं डायरेक्ट सेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ भी साइन ए प्लस कोस ए करेंगे तो 10a, देन प्लस 1 एंड माइनस सेक ए। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें तो ये चाहिए रिजल्ट में, इसके बाद में इसको सोल्व करने के लिए हमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रिक यूज करनी होगी। जो यहाँ पर 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सो 1 इज इक्वल्स टू सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a। मतलब ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे a को रिप्लेस करके लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा, न्यूमरेटर आपका एज इट इज रहेगा 10a माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय 1 की जगह हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a, देन माइनस आपका सेक ए है एंड देन प्लस 10a है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर है इसको कैसे लिखेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सेक ए माइनस 10a आपका एज इट इज रहेगा, जो सेक ए प्लस 10a है जो हमने लिखा है वो भी एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। जो माइनस में यहाँ पर आपकी जो टर्म है माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, सेक ए माइनस 10a। ठीक है, सेक ए माइनस 10a होगा, क्योंकि जो सेक ए है ये माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर प्लस का होगा, जो प्लस 10a था वो हो जाएगा माइनस 10a। अब यहाँ से जो डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सेक ए माइनस 10a कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, देखिए 10a माइनस 1 प्लस सेक थीटा, ये सॉरी सेक ए है, ये सेक ए आपका न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में आपका सेक ए माइनस 10a निकलेगा कॉमन, तो अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचेगा, सेक ए प्लस 10a माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स जब कंप्लीट बाहर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और अगर 1 बचा स्टूडेंट्स, अब देखिए जो ये टर्म है और ये टर्म है दोनों सेम टर्म हुई, सेक ए प्लस 10a माइनस 1, देन यहाँ सेक ए प्लस 10a माइनस होती होगा कैंसिल आउट, और आपका बचेगा कितना स्टूडेंट्स लास्ट में 1 बाय सेक ए माइनस 10a इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही हमें करना था स्टूडेंट्स, प्रूव LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये था स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, एक बार में अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा आप यहाँ पर इसको रिवाइंड करके देख लेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 को रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए से, और फिर वहाँ से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसके कॉमन निकाल के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये हुआ आपका 33rd क्वेश्चन। देखिए, A motorboat whose speed in still water is 18 km/h takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. So students, again it is important to understand the question. क्वेश्चन में क्या कहा कि जो उसकी स्पीड है बोट की इन स्टिल वाटर इज 18 km/h। अब हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहेगी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम करते हैं। तो मान लीजिए कि जो हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो है उसकी x km/h। अगर ये x है तो स्टूडेंट्स अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी उस बोट की 18 माइनस x km/h, और डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी 18 प्लस x km/h। अब ज़्यादा स्पीड स्टूडेंट्स डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में स्पीड कम है, तो समय मतलब टाइम किस में कम लगेगा, टाइम डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा स्टूडेंट्स टू कवर 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर कहा हुआ है कि जो डाउन स्ट्रीम में है 24 किलोमीटर कवर करता है और अपस्ट्रीम में वही 24 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा ज़्यादा लग जाता है उसको। तो हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x km/h।
तो हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे कि जो 24 किलोमीटर है वो इन स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और उस टाइम का जो डिफरेंस रहेगा वो हम 1 आवर के इक्वल पुट करके फाइंड आउट करेंगे। ये 24 किलोमीटर, देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम वो लिख लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है यहाँ पर, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, मीन्स कि स्टूडेंट्स टाइम टू गो डाउन स्ट्रीम मीन्स 24 किलोमीटर जब कवर करेंगे डाउन स्ट्रीम में तो क्या होगा, डिस्टेंस 24 डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड इज 18 प्लस एक्स इन डाउन स्ट्रीम, ये होगा टाइम टेकन टू ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम में कितना होगा इसकी स्पीड, 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स इसमें जो ये भी टाइम है, ठीक है, और ये भी टाइम है, टाइम कौन सा ज़्यादा है स्टूडेंट्स वो बताओ, ज़्यादा अपस्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा होगा, मतलब ये टाइम इससे ज़्यादा होगा, मीन्स के अगर डाउन स्ट्रीम वाले में अगर हम 1 आवर ऐड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन कैसे बनेगी, 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स प्लस 1 आवर, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेंगे स्टूडेंट्स। अब इसको अगर सोल्व करके, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए राइट साइड में, और राइट साइड में एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। एलसीएम आएगा 18 प्लस एक्स, 24 प्लस 18 प्लस एक्स 42 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 18 प्लस एक्स 24 डिवाइडेड बाय 18 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। और इसको जब हम फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगी आपकी -54 और x की आएगी 6। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने x एक स्पीड मानी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो माइनस तो हो नहीं सकती, तो ये हो जाएगी एलिमिनेट। तो हमारे पास जो स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया स्टूडेंट्स, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं ये इक्वेशन पुट करके, ठीक है। इक्वेशन मतलब टाइम फाइंड आउट करेंगे डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, और उसका डिफरेंस 1 आवर होना चाहिए, तो उससे भी आप इसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके जो और में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, देखिए फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। अब अगर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब एक नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा x प्लस 2, ये हमें पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है तो उसके बीच का डिफरेंस 2 का होगा, ठीक है ना। अब इनके स्क्वायर का सम 290 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290। बस सिंपली आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर ओपन ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स आपकी, वो इक्वेशन आपकी रहने वाली है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब 90 को इस साइड लेके आएंगे तो -26 होगा, और उसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी एक तो 11 और एक आएगी x की वैल्यू -13। क्योंकि यहाँ पे कहा हुआ स्टूडेंट्स के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यू रहेगी -13 इसको हम करेंगे एलिमिनेट। तो x की वैल्यू आपकी रहेगी एक तो 11 और उसका जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा वो रहेगा 13, ठीक है। सो 11 और 13 विल बी योर करेक्ट आंसर, ये होगा 33rd। तो स्टूडेंट्स ये भी हुआ हमारा जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आपके लास्ट 3 क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलती है, ठीक है, 34th में दी हुई है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स। देखिए आपको मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो क्या कहा हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब कि जहाँ से वो देख रहा है स्टूडेंट्स वो उसकी हाइट मतलब और दूसरी बिल्डिंग से ज़्यादा है स्टूडेंट्स, तभी तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर है स्टूडेंट्स, और किसका डिप्रेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब ये जो जहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहे हैं इसकी हाइट गिवन है 8 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री, मतलब टॉप का जो आपका रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन
स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन में कौन से एंगल की हम बात करते हैं? हम बात करते हैं इन एंगल्स की। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री है, तो मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, ये कंप्लीट एंगल आपका ये 45 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका रहेगा 45। एंड नाउ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मीन्स ये आपका मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी, हाइट इसकी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, तो BC अगर है ये, तो ये BC हमें फाइंड आउट करना है। तो सपोज कि ये पॉइंट आपका D मानिए, ये आपका E पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो हमें AB और BC फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स क्या इसमें स्टेप रहता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो ट्रायंगल हमारे पास बनी है उनमें हम सिंपली अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, और उसी से हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ रहेगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम ABC ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं 10 45, तो 10 45 मीन्स कि परपेंडिकुलर AB डिवाइडेड बाय BC, 10 45 की वैल्यू होती है 1, सो AB इज इक्वल्स टू BC स्टूडेंट्स आएगी यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, क्योंकि देखो AB बाई BC इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा AB इज इक्वल्स टू BC। इट मीन्स कि अगर AB की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली तो BC भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर BC अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो हम AB इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकंड ट्रायंगल बचे इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए AED, इसमें जब हम 10 30 अप्लाई करेंगे तो मतलब 10 30 इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय DE, ठीक है, AE डिवाइडेड बाय DE। अब देखिए 10 30 का मतलब है कि 1/√3 इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय DE। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कोई और लेंथ नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि जो AE को हमें AB में कन्वर्ट करना होगा, और जो ED डिस्टेंस है ये DE को हम BC में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1/√3 इज इक्वल्स टू AE मीन्स कंप्लीट AB माइनस EB, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AB माइनस EB डिवाइडेड बाय DE को हम रिप्लेस कर देते हैं BC से। अब इसको हम स्टूडेंट्स इजीली सोल्व कर सकते हैं, बिकॉज 1/√3 और AB और BC दोनों इक्वल है, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे। तो AB हम एज इट इज रहने देते हैं, और EB इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय BC को हम AB से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि देखो EB किसके इक्वल होगा, EB इज इक्वल्स टू DC, और DC 8 मीटर गिवन है, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो AB इज इक्वल्स टू √3 AB माइनस 8√3। यहाँ से हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम AB वाली टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं, तो AB को हम स्टूडेंट्स इस साइड में ले आते हैं और माइनस 8√3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो क्या आएगा 8√3 इज इक्वल्स टू √3 AB माइनस AB। टेक AB कॉमन फ्रॉम RHS, so √3 minus 1 and 8√3, so AB is equals to 8√3 divided by √3 minus 1। इसको आप और आगे सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट बाय डूइंग रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये आएगा हमारा 8√3 इंटू √3 प्लस 1, नीचे A माइनस B A प्लस B, सो A² माइनस B² मीन्स ये आएगा आपका 2। सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4√3 इंटू √3 प्लस 1। इसको आप और अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 12 प्लस 4√3 मीटर आपकी रहेगी हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग, मतलब AB। और हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग अगर स्टूडेंट्स 12 प्लस 4√3 है तो उसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी 12 प्लस 4√3 मीटर, बिकॉज बोथ द डिस्टेंसेस आर इक्वल। ओके, तो ये तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन तो शायद स्टैंडर्ड वाले पेपर में भी नहीं था, तो ये कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस वजह से शायद ये इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। बट यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपका सेम यूज हुआ है और ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें जो इसके जो और में क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. स्टूडेंट्स सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये 9.1 एक्सरसाइज का, और इसका मैंने वीडियो सोल्यूशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35th। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। द
Q and R's terms of an AP are A, B and C respectively, then show that A in bracket Q minus R plus B into R minus P plus C into P minus Q is equals to 0। स्टूडेंट्स देखिए क्या कहा हुआ है कि एक AP है और उस एक AP की तीनों टर्म ये गिवन है, P Q R टर्म ABC है। तो उस AP की फर्स्ट टर्म मान लीजिए कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए आप कैपिटल D। तो अगर फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस ये है तो हम P टर्म उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। AP फाइंड आउट करके हम लिखेंगे A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू स्मॉल a। और अगर Q टर्म फाइंड आउट करना है हमें तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ये है B। और R टर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स तो क्या होगा A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू C। अब इनसे स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट तो कोई रिलेशन बन नहीं रहा कि जिससे हम ये प्रूव कर सकें, तो हम ऐसा क्या रिलेशन अप्लाई करें कि हम ये प्रूव कर सकें। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए A इंटू क्या है Q माइनस R और B इंटू क्या है R माइनस P और C इंटू P माइनस Q। तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट में चाहिए उसी से हम स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R को, A को, B को हम मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस P, C से मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q। जब दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए स्टूडेंट्स, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Q माइनस R से, ठीक है। सिमिलरली B को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, B को मल्टीप्लाई किससे करना है स्टूडेंट्स आपको, R माइनस P से। तो इस साइड में जो हम करेंगे स्टूडेंट्स A प्लस Q माइनस 1D, यहाँ पर आपका होगा R माइनस P। और C से स्टूडेंट्स हमें मल्टीप्लाई करना है आपका P माइनस Q से, P माइनस Q से हम मल्टीप्लाई करेंगे C को। तो यहाँ पर आपके जो स्टूडेंट्स बनेगी राइट हैंड साइड में ये आपका रहेगा R माइनस 1 इंटू डी एंड इन ब्रैकेट P माइनस Q। स्टूडेंट्स अब आपको सिंपली क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। A को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा AQ माइनस AR, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जब P माइनस 1 इंटू डी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स D बाहर कॉमन रखेंगे और अंदर में P माइनस 1 और Q माइनस R से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो PQ माइनस PR एंड देन माइनस 1 का जब Q से करेंगे तो माइनस Q एंड देन प्लस R, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, AR माइनस AP देन प्लस D हम यहाँ पे कॉमन रखेंगे और अंदर आपका क्या बचेगा QR, अंदर आपका रहेगा स्टूडेंट्स QR देन माइनस PQ माइनस R एंड देन प्लस P, ठीक है। सिमिलरली इसको जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा AP माइनस AQ एंड देन प्लस D आपका एज इट इज रहेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा RP माइनस RQ एंड माइनस 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस P माइनस 1 इंटू माइनस Q प्लस Q। देखिए स्टूडेंट्स अब इन तीनों का हमें सम करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी इन तीनों का सम हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे LHS में A प्लस Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इज इक्वल्स टू AQ माइनस AR प्लस D इंटू PQ माइनस PR। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखना, ठीक है, माइनस Q प्लस R। ये हुआ आपका फर्स्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड देखिए अब प्लस में AR माइनस AP देन प्लस D, और ये वाली टर्म हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज़ QR माइनस PQ माइनस R प्लस P एंड ब्रैकेट क्लोज। देन प्लस आपका जो ये टर्म है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं AP माइनस AQ प्लस D इंटू RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो अपोजिट साइन रहेंगे और जो लाइक टर्म्स रहेंगे कैंसिल आउट होंगे। तो आपका जो AP रहेगा ये AP होगा, यहाँ से कैंसिल आउट, AR यहाँ से कैंसिल आउट होगा और AQ यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब ये जो तीनों टर्म्स बचे यहाँ से हम D कॉमन निकाल सकते हैं। जब D कॉमन निकालेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, देखिए D इंटू PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R, और यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q।
ये सारी टर्म स्टूडेंट्स कैंसिल आउट होंगे। देखिए अपोजिट साइन है और लाइक टर्म्स रहेंगे। देखिए ये देख लीजिए आप, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल आउट, पी आर से पी आर कैंसिल आउट, प्लस क्यू से ये माइनस क्यू, एंड देन यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस आर, ये माइनस आर है, ये प्लस क्यू आर है, ये माइनस आर क्यू रहा, और एक टर्म बची प्लस पी माइनस पी, तो मतलब डी इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको करना था, ये टर्म जो हमारी थी ये इक्वल्स टू जीरो, ऐसे हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन था, देखिए हार्ड इस क्वेश्चन को हम नहीं कह सकते बट लेंथी जरूर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हार्ड क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेके चले हम इसको। ठीक है, इसकी पी क्यू और आर टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करके। और फिर जो जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन था, फर्स्ट को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड को आर माइनस पी, थर्ड को पी माइनस क्यू से, और फिर उसको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रूव हम ऐसे इसको कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। क्या कहा हुआ देखिए, ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स of class 10 of a school was conducted and the following data was obtained. Find the median height and mean using the formula. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये जो हाइट है, हाइट मीन्स लेस देन 140 है 4 गर्ल्स, लेस देन 145 11 गर्ल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो ये CF दिया हुआ आपका। ठीक है, CF, तो इस CF से पहले हम लेफ्ट साइड में जो दिए हाइट्स, यहाँ से क्लास इंटरवल निकालेंगे और यहाँ से CF से फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनेगी, यहाँ पर हम लिखते हैं हाइट्स इन इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इसका ये CF गिवन है मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स, और थर्ड में हम लिखेंगे इसका F। ठीक है, इसके बाद में हम इसका क्लास मार्क और इसका फिर FIX प्रोडक्ट हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहले लिख लेते स्टूडेंट्स लेस देन 140। लेस देन 140 का मतलब है स्टूडेंट्स के बिलो 140 कितनी गर्ल्स हैं, 4। ठीक है, और आपका लेस देन 145 मीन्स 140 टू 145 कितनी होंगी, देखिए CF तो 11 रहेगा, बट स्टूडेंट्स बिलो 140 की जो 4 गर्ल्स रहेंगी वो इसमें से माइनस होकर हमारा फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी आएगी, 7। मीन्स कि 140 से 145 के बीच के जो नंबर ऑफ गर्ल्स रहेंगी वो रहेंगी 7। ठीक है ना। अब इसके बाद लेस देन 150, तो 145 तक हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अब 145 टू 150 तक का देखना है हमें, इसके बीच में कितनी गर्ल्स होंगी। देखिए CF आपका 29 है, तो मतलब 29 माइनस 11 कितनी होंगी, 18। सो स्टूडेंट्स 18 गर्ल्स की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 145 टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए 150 टू 155, तो इस इंटरवल के बीच में स्टूडेंट्स कितनी गर्ल्स होंगे। देखिए CF आपका 40 है, सो 40 माइनस 29 कितना होगा, 11 गर्ल्स। और 155 टू 160, यहाँ पे स्टूडेंट्स इस जो इंटरवल में कितनी गर्ल्स होंगे, 46 मीन्स 6। आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 46 माइनस 46 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब देखिए 160 टू 165 मीन्स लेस देन 165, तो यहाँ पर आपका 51 है तो 5 आएगा। स्टूडेंट्स जो CF से आप CF इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप 1 बाई 1 नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है, 4 रखेंगे। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका 11 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 7। देन ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 29 माइनस 11 आएगा 18। देन 29 माइनस 29 11, 46 माइनस 46। ठीक है, ऐसे भी आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिकली सोचे स्टूडेंट्स, देखिए बिलो 140 का मतलब है कि आपके जो 140 के कम जो गर्ल्स रहेंगी वो बस यहाँ पर इंक्लूड होंगे CF में। ठीक है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है, तो इनकी रेंज भी कम होगी। ठीक है, अब बिलो अगर मैं कहता हूँ कि 165, बिलो 165 में ये सारे इंटरवल काउंट होते हैं, क्योंकि 165 से नीचे ये 145 भी है, 150 भी है, ये सारे इंटरवल्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, बिकॉज ये इसका जो सम रहेगा 51 का मतलब है कि टोटल सम रहेगा फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि ये जो इसके पीछे वाले जो इंटरवल्स रहेंगे सारे इंटरवल इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। मीन्स बिलो अगर 65 कहते हैं तो। ठीक है ना, इसलिए स्टूडेंट्स CF से हम फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप सोचेंगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये अगर टेबल आपने बना लिया तो अब आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं मीन और मीडियन। देखिए मीन और मीडियन फाइंड आउट करने के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मीडियन मीन सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए पहले हमें n/2 या फिर कहें कि इसके लिए हमें मीडियन क्लास की ज़रूरत होगी। मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है, अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे,
स्टूडेंट्स मीडियन क्लास के लिए आप पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स एन की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स की 51 होगा, ठीक है, इन सभी का फ्रीक्वेंसी का सम या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर 51। सो एन बाई टू देख लीजिए कितना आएगा, एन बाई टू आएगा 25.5। सो जो सी एफ में स्टूडेंट्स इससे जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होगी वही जो आपका ये रहेगी स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल, वो क्लास रहेगी आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। सो इन दिस केस 145 to 150 इज द मीडियन क्लास। अब यहाँ पर मतलब हमें फॉर्मूला देखिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मीडियन फाइंड आउट करने का, L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच, ठीक है। अब L का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, देन प्लस n बाई टू हमें अभी हमने फाइंड आउट किया, माइनस सी एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए n बाई टू 25.5 है, तो इससे कम वाली जो आपकी सी एफ रहेगी वो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। मीन्स सी एफ ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो आपका मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 ये, और एच मीन्स ये जो है स्टूडेंट्स इंटरवल गैप, ठीक है। सो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करते के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एल का मतलब होगा 145, देन प्लस एन बाई टू 25.5 माइनस सी एफ इज 11 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स फ्रीक्वेंसी इंटू 5। इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा 145, और यहाँ पर जब इसको सब्ट्रैक्शन करके लिखेंगे तो 14.5 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको सोल्व स्टूडेंट्स, ये आएगा 3.6। अब ये होगा इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 145 प्लस 36 4s आर 144, देन 0.03। इसको स्टूडेंट्स जब आप सोल्व करेंगे, अगर डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते तो आप यहाँ पर इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 149.03, ये आएगा स्टूडेंट्स आपका मीडियन। तो ऐसे आपको करना था मीडियन फाइंड आउट, ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, मीन देखते हैं। अब मीन फाइंड आउट करने के आपके 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम्ड मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, एफ आई एक्स आई मीन्स सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एफ आई क्या है, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, ये जो हमने फाइंड आउट किया एफ आई, ये हमने मीन के लिए ही फाइंड आउट किया है। एक्स आई इज द क्लास मार्क, क्लास मार्क का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। फ्रॉम द क्लास इंटरवल हम ये क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्लास मार्क रहेगा स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बनाएंगे एक्स वाई एक्स आई, और उसके बाद में हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट के लिए लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ पर कहेंगे कि बिलो 140, तो इसमें लोअर लिमिट क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें 5 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ 135 होगा। सो 135 और 140 का जो बीच का लेंगे हम 137.5। सिमिलरली यहाँ पे लेंगे 142.5, ठीक है। एक बात स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी है, जो क्लास मार्क रहेगी इनमें जो सक्सेसिव नंबर्स हम लिखेंगे इनमें डिफरेंस आपका इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। जो आपका 5 मीन्स एच रहेगा वो इसमें इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, 157.5 देन 162.5, ठीक है। ये आया क्लास मार्क एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई मल्टीप्लीकेशन करके हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई मतलब 137.5 इंटू 4 कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका 550, देन 142.5 इसको जो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 997.5, देन इसके बाद आपका आएगा स्टूडेंट्स 2655, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करके लिखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, देखिए ये आएगा 1677.5, देन 157.5 इंटू 6 ये आएगा 945। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 812.5। अब हमें स्टूडेंट्स क्योंकि फॉर्मूले में सम ऑफ एफ आई एक्स आई रिक्वायर्ड है, तो इसका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 7637.5, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का हमें पता है सम कितना 51, तो इसको जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना आएगा 7637.5 डिवाइडेड बाय 51। इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो मीन आपके किसके इक्वल आएगा, मीन आएगा 149.75, ठीक है। ये होगा मीन हाइट ऑफ दोज गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, और इसी के साथ हमारा हुआ ये सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा और पूरी बुक का रिवीजन करने में इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो स्टूडेंट्स
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोई और अच्छे से क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।